तो लास्ट का पैराग्राफ है जिसको हम देख लेते हैं। सुश्रुत मूलतः शल्य चिकित्सक थे, किंतु उन्होंने क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह, हृदय रोग एवं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो स्कर्वी जो होती है वो स्किन की डिजीज़ होती है, जिसके बारे में उन्होंने बहुत अहम जानकारियाँ दी हैं। ईसा से 600 वर्ष पूर्व और 1000 ईस्वी तक का समय भारतीय इतिहास विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था। उस समय जो भारतीय चिकित्सा का जो क्षेत्र था बहुत ही विकसित था, नए नए खोज हो रहे थे, तो इसलिए उस समय के युग को स्वर्णिम युग, गोल्डन ईयर कहा गया है। आत्रेय, जीवक, चरक और भाग्यभट्ट जैसे बहुत से यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया। तो भारत की पवित्र भूमि पर सुश्रुत का तो जन्म हुआ ही, जिन्होंने इस चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अहम जानकारियाँ हमें प्रदान की हैं। उनके साथ साथ और भी बहुत से ऐसे चिकित्सा शास्त्री हैं जिनका जन्म इस पवित्र भारत की भूमि पर हुआ। काशी के साथ साथ नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय भी सैकड़ों वर्षों तक उच्च कोटि की शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहे। तो यहाँ दूर दूर से शिक्षार्थी आते और चिकित्सा विज्ञान में निपुण होकर मानव कल्याण की प्रतिज्ञा लेते। और चिकित्सा विज्ञान के कुछ इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के बहुत से सिद्धांत भारतीय चिकित्सकों के विचारों पर ही आधारित है। तो जो भी चिकित्सा विज्ञान में आते हैं शिक्षार्थी, वो मानव कल्याण की सेवा करने की भावना की पहली प्रतिज्ञा लेते हैं, क्योंकि जब मन में हमारे, जैसा पहले भी बताया गया, मन में हमारे मानव की सेवा की भावना नहीं होगी तो फिर हम इस क्षेत्र में नहीं जुड़ सकते। क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखते हैं जो सिस्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अगर ना हो तो मनुष्य का जीवन जो है बड़े कष्ट में हो जाएगा। किस किस तरह के इलाज और किस किस तरह के परेशानियों से जो इंसान गुज़रता है, तो हर एक चीज़ों का जो है निदान जो है डॉक्टर चिकित्सकों से मिलता है। तो अगर चिकित्सक के मन में ऐसी भावना नहीं होगी तो फिर उनका इस क्षेत्र में जुड़ के काम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो यूनान चिकित्सा पद्धति के लिए कहा गया है, जो उनके सिद्धांत हैं वो बहुत ज़्यादातर भारत के विचारों से, भारतीय चिकित्सकों के विचारों पर ही आधारित है। तो इतना विकसित रहा है भारतीय चिकित्सा क्षेत्र का पहले का सिद्धांत कि विदेशों के लोग भी इस पर प्रणाली को अपनाते हैं। तो ये है डॉक्टर यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित पाठ। इसमें जो शिक्षा हमें यही मिलती है कि हमें अपने राष्ट्र के प्राचीन गौरव पर गर्व करना चाहिए, या अपने देश की प्राचीनता पर, जो उसके सभ्यता है, संस्कृति है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में भी बहुत बड़े ऋषि महर्षि और महापुरुषों का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत को बहुत ही गौरवान्वित किया है। तो हमें भी अपने देश पर गर्व होना चाहिए। तो इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। कुछ एक शब्द में उत्तर है, अति लघु उत्तर, इनको भी हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। महर्षि सुश्रुत का यश किस क्षेत्र में था? तो उत्तर आप लिखेंगे शल्य चिकित्सा। दूसरा प्रश्न है, सुश्रुत संहिता से हमें किसकी जानकारी मिलती है? उत्तर है शल्य चिकित्सा। सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या कितनी बताई गई? 101, 101। चौथा है प्रश्न, प्राचीन भारत के चिकित्सकों को किसके बारे में व्यापक जानकारी थी? उत्तर है औषधि विज्ञान। इसके बाद हम देखते हैं विस्तार से उत्तर। अभ्यास नंबर ख, जिसका पहला प्रश्न है, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो उत्तर आप लिखेंगे, सुश्रुत संहिता से हमें शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी मिलती है। इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। तो ये जो उत्तर है ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, वहाँ से पैराग्राफ से आप नोट करके इसको लिख सकते हैं।
फिर दूसरा प्रश्न है, मानव के भीतरी अंगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सुश्रुत ने कौन सी विधि खोज निकाली थी? तो उत्तर आप लिखेंगे, मानव शरीर के भीतरी अंगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सुश्रुत ने एक अनूठी विधि खोज निकाली थी। मृत शरीर को पहले किसी वजनदार वस्तु के साथ बांधकर किसी छोटी सी नहर में डाल दिया जाता था। एक सप्ताह बाद जब बाहरी त्वचा और उत्तक फूल जाते, तब झाड़ियों और लताओं से बने बड़े बड़े ब्रशों द्वारा उन्हें शरीर से अलग कर दिया जाता था। इससे शरीर के आंतरिक अंगों की रचना स्पष्ट हो जाती थी। ये भी उत्तर बुक सही है, पैराग्राफ नोट करके आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा है, फटी हुई आंतों को जोड़ने के लिए सुश्रुत द्वारा खोजी गई तकनीक को विलक्षण क्यों कहा गया है? क्योंकि सच में ये जो टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की थी आंतों को जोड़ने के लिए, कि चींटों को छोड़ देते थे और वो अपने दांतों से पकड़ लिया करता था, जिससे आंतें जुड़ जाती थी। तो ये भी एक बहुत ही अद्भुत तकनीक है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, फटी हुई आंतों को जोड़ने के लिए सुश्रुत द्वारा खोजी गई तकनीक को विलक्षण तकनीक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए वे एक किस्म के चींटों का उपयोग क्या करते थे। फटी हुई आंत के दो किनारों को साथ मिलाकर उस पर चींटे छोड़ दिए जाते थे। वे चींटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते, जिससे फटी हुई आंत के दो किनारे आपस में सिल जाते। अब चींटों का शेष भाग काटकर अलग कर दिया जाता और उदर के बाहरी ऊतकों और त्वचा पर टाँके कस दिए जाते। कुछ ही दिनों में आंत का घाव भर जाता, साथ ही चींटों का सिर भी ऊतकों में अपने आप घुल मिल जाता था। तो ये उत्तर भी थोड़ा विस्तार से है, लेकिन आपको बुक में मिल जाएगा, उस पर मार्क करके आप लिख सकते हैं। किस काल को भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम युग माना जाता है और क्यों? यह है चौथा प्रश्न। इसका उत्तर है, ईसा से 600 वर्ष पूर्व और 1000 ईस्वी तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था। आत्रेय, जीवक, चरक और भाग्यभट्ट बहुत से यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया। तो ये हो गए चारों प्रश्नों के उत्तर। इसके बाद अभ्यास में है, सुमेलित कीजिए, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। पाठशाला के आचार्य, तो इसको मिलान करेंगे महर्षि सुश्रुत से। फिर दूसरा है, सुश्रुत द्वारा रचित चिकित्सा ग्रंथ, तो है सुश्रुत संहिता। काया श्रृंगार, प्लास्टिक सर्जरी, चिकित्सा विज्ञान के स्वर्णिम युग 600 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद भगवान धन्वंतरी का अवतार, दिवोदास। तो ये हो गया इस पाठ के प्रश्नोत्तर। हो सकता है आपको सहायता मिली होगी इसको समझने में। और चूँकि ये छोटा छोटा वीडियो कई बार मुझे बना के डालना पड़ा है, दिक्कत अगर होती है तो कोशिश किया जाएगा कि एक साथ बड़ी वीडियो को सेंड कर सकें। तो इससे जो है ये चैप्टर्स अब ख़त्म होता है और इसको आप अच्छे से समझ लें।